नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीटीज आईएएस एकेडमी के करंट अफेयर्स के सेशन नंबर 3 में, जो है 16 जून 2021 का सेशन। आई होप आपको अभी तक के सेशंस अच्छे लग रहे हैं और आप प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं। सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। स्वागत है आप सभी का। हमारे अनुभव का पूरा लाभ आपको मिले, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। ये सीरीज हमने विशेष तौर पर सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स के लिए बनाई है। दोस्तों, अगर आप एक बहुत ही सिंसियर यूपीएससी या स्टेट पीएससी के एस्पायरेंट है तो ये सीरीज मिस ना करें। समय बचेगा और आपका बहुत एफर्ट भी बचेगा। सिंप्लिसिटी के साथ हम गहरे कॉन्सेप्ट आपको समझा देंगे। अपने नोट्स बनाते चलिएगा। आज का हमारा पहला एनालिसिस तैयार है। सेशन 3 का पहला एनालिसिस, राइजिंग इन्फ्लेशन इज किलिंग द रिकवरी। तो प्यारे दोस्तों, हिंदू अखबार का ये एडिटोरियल कहता है द इनविजिबल टैक्स। देखिए, इन्फ्लेशन को सारी दुनिया में इनविजिबल टैक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन आपके जेब में बटुए में पड़े पैसे की वैल्यू को कम कर देता है। तो टैक्सेशन भी यही करता है ना, आपके हाथ का पैसा कम हो जाता है। तो जैसे जैसे सेकेंड वेव हमारी कम होती जा रही है भारत में, स्मूथ रिबाउंड की उम्मीद सरकार और आरबीआई को थी। दुर्भाग्यवश इन्फ्लेशन ने उस पूरे खेल को बिगाड़ के रख दिया है। हमारा डब्ल्यूपीआई यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन, यानी कि थोक मूल्य सूचकांक, और हमारा सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि खुदरा मूल्य सूचकांक, दोनों बढ़ गए। अब दोनों एक साथ बढ़ेंगे, ये तो आरबीआई ने सोचा नहीं था। डब्ल्यूपीआई जो है इस बार 25 साल के 13% के हाईएस्ट लेवल पर आ गया। सीपीआई जो है 6.3 पर आ गया। और इसका सबसे बड़ा कारण है बहुत ज्यादा टैक्स जो कि पेट्रोल और डीजल पे लगा हुआ है। केंद्र सरकार ने लगा रखी एक्साइज ड्यूटीज, राज्यों ने लगा रखे हैं वैट। तो ये कम कीजिए। एडिबल ऑयल, पल्सेस और एग्स की जो प्राइसेस बहुत भयंकर तेजी से बढ़ी, उसकी वजह से फ्यूल एंड लाइट ये सब कुछ बढ़ के 11.6 9 साल के हाईएस्ट पे आ गया। हमारा जो कोर इन्फ्लेशन है, जो नॉर्मली तेजी से कभी भी नहीं बढ़ता, वोलेटाइल कंपोनेंट्स तो बढ़ जाते हैं, फ्यूल हो गया, बाकी का फ्यूल हो गया, फूड हो गया, उनको वोलेटाइल कहते हैं, लेकिन कोर कंपोनेंट कभी भी इस तरह से नहीं बढ़ते हैं। वो भी इस बार 6.6% पर आ गया है। आरबीआई ने अभी सिर्फ 1.5 महीना पहले अप्रैल की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिव्यू में बोला था कि भाई आनंद परमानंद की स्थिति चल रही है, सीपीआई इन्फ्लेशन केवल 4.3 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने अकोमोडेटिव पॉलिसी रखी है, रेपो रेट को कम रखा है, ग्रोथ सपोर्टिंग है और हम ऐसे ही रखेंगे। लेकिन मई 2021 ने आरबीआई के सारे अनुमानों को ध्वस्त कर दिया है। आरबीआई अभी भी डविश रहेगा, वो इंटरेस्ट रेट कम रखेगा, सरकार की मदद करेगा, लिक्विडिटी पुश करेगा, लेकिन अब वो और ज्यादा रेपो रेट कम नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब और कम किया तो इन्फ्लेशन में आग लग जाएगी। प्लस एक्सपर्ट्स अब ये कहने लग गए हैं कि आरबीआई का जो एनुअल टारगेट है 5.1% इन्फ्लेशन का, ये तो अब भूल ही जाइए, ये होना ही नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा होगा। आरबीआई के अब हाथ पूरी तरह से बंध चुके हैं और अब केवल एक ही इंसान है जो हम सब भारतीयों की मदद कर सकता है, और वो है परम प्रतापी भारत सरकार। सरकार को फ्यूल टैक्सेस तुरंत कम कर देने चाहिए। अभी तक क्या हुआ, पिछले 3-4 सालों में जब जब ये बात निकली है कि पेट्रोल डीजल को सस्ता करो, तो नॉर्मली जो लॉजिक दिया गया है कि पहले राज्य तो कर लें, पहले पेट्रोलियम को जीएसटी में तो ले आएं, और हम जो कमा रहे हैं कोई खुद पे थोड़ी खर्च कर रहे हैं, वेलफेयर और वैक्सीन पे खर्च कर रहे हैं। ऑथर ये कहते हैं कि भाई ये सारी बातों करने का समय गया, अब आप सीधे सीधे टैक्स कम करें, क्योंकि एक और क्या हो रहा है कि लोगों की जॉब्स चली गई है, करोड़ों लोगों की। दूसरा, लोगों का पूरा घर का बजट मेडिकल शॉक्स में लाखों परिवारों में चला गया। ऐसे में अगर खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी होंगी तो फिर ऐसे में तो इंसान जी ही नहीं सकेगा, और भारत में कहीं ना कहीं एक स्टैगफ्लेशन बनता जा रहा है, ऐसी एक आशंका जताई जा रही है। आगे समझ में? तो ये इनविजिबल टैक्स हमें दिक्कत दे रहा है। मुझे कमेंट थ्रेड में बताएं स्टैगफ्लेशन का क्या अर्थ होता है, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के बीच क्या क्या अंतर होते हैं, इसके ऊपर भी कोई टिप्पणी कीजिए, और इस एडिट की अपने शब्दों में भी समरी कमेंट थ्रेड में दीजिए। मजा आया आपको? सरल भाषा में समझ में आ गया? तो दूसरा भी आ जाएगा, द पेंडेमिक एंड द वायरस वेरिएंट्स। तो दोस्तों, वायरस जो होता है ना, वो लगातार इवॉल्व होता है। इवोल्यूशन की प्रोसेस तो रुकती नहीं है नेचुरल सिलेक्शन की। अब क्या हो गया, भारत में जो डेल्टा वेरिएंट चल रहा है B16172, अब उसका भी बेटा आ गया है और उसका नाम है AY1। तो ये जो नया सब वेरिएंट ऑफ डेल्टा वेरिएंट आया है, उसका नाम है AY1, यानी B16172 ये है AY1। और ये भारत के कई लैब्स ने जीसैट के ऊपर डेटा चढ़ाया, उससे पता चला। जीसैट का मतलब होता है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा। ये एमसीक्यू टाइप में कहीं भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, याद रखना। तो वायरस तो फिर से इवॉल्व हो गया, B16172 का अगला एवोल्यूशन आ चुका है, जिसके अंदर K417N म्यूटेशन मिला, जो सबसे पहले बीटा वेरिएंट साउथ अफ्रीका में था। बीटा वेरिएंट साउथ अफ्रीका का इंटरनेशनल वेरिएंट ऑफ कंसर्न पहले ही घोषित हो चुका है, जैसे डेल्टा वेरिएंट B16172 पहले घोषित हो चुका है, डब्ल्यूएचओ ने किया है। और बीटा क्या करता है? बीटा थोड़ा खतरनाक है क्योंकि वैक्सीन्स की ताकत को कम करता है। तो इसका मतलब कि अब ये भारत में भी आ गया है, और अभी भारत में केवल 5% लोगों को दोनों डोज लगे। अभी तो बहुत लंबा रास्ता है वैक्सीनेशन में।
ऐसे में ऐसे वेरिएंट्स का आना अच्छी खबर नहीं है। डेल्टा आज की तारीख में भारत में सबसे ज्यादा प्रिवलेंट है, तो डेल्टा का ये वेरिएंट भी प्रिवलेंट शायद हो जाए। बिटवीन द लाइंस ऑथर ये वार्निंग दे रहे हैं। आपको समझ में आया? अब ये जो K417N है, ये क्या करता है? ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट ड्रग कॉकटेल के प्रति रेजिस्टेंट है। कैसीरिवीमैब और एमडीवेमीमैब दवाइयों का जो कॉम्बिनेशन है मॉडरेट टू सीवियर रिस्क पेशेंट में, उसमें ये K47N जो है ये रास्ता बना के निकल जाता है। और कोरोना वायरसेस के बारे में ऐसा कह रहे हैं कि ये लोग कन्वर्जेंट, ये लोग नहीं, ये वायरसेस कन्वर्जेंट एवोल्यूशन करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या कि जितने अलग अलग देशों में म्यूटेशन होते हैं, म्यूटेशन तो रैंडम प्रोसेस होती है ना, जो म्यूटेशन कोरोना वायरस को फायदा दे अपने आप को ह्यूमन सेल्स में आगे बढ़ाने में, वो म्यूटेशन को प्रकृति चयन कर लेती है, उसी को नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, और वो म्यूटेशन आगे फैलते जाते हैं। जो म्यूटेशन में मतलब रैंडम सोलर रेडिएशन से, रैंडम एक्सीडेंट से, किसी भी रैंडम प्रोसेस से जो म्यूटेशन होते हैं, वायरस के पास कोई दिमाग, दिल, आंख, ये सब तो होते नहीं है ना कि वो सोच समझ के म्यूटेट हो रहा है, ये प्योरली एक्सीडेंटल होता है। उसमें से जो फायदेमंद होते हैं नेचर उनको प्रिजर्व कर लेता है, उनको आगे बढ़ाता है। इसी को आप प्राकृतिक चयन कहते हैं। चार्ल्स डार्विन ने यही सब तो समझाया था। तो नेचुरल सिलेक्शन उन वायरस म्यूटेशंस को आगे बढ़ा रहा है जो एंटीबॉडीज से बच के भाग सकते हैं, और एवोल्यूशन तो कभी रुकता नहीं है। तो आज इंसान के सामने दो विकल्प हैं, या तो हमारी वैक्सीन्स और हमारे लॉकडाउन्स और हमारे मास्क SARS-CoV-2 को जड़ से खत्म करेंगे। देखिए ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि भारत में ही आप देखिए लोगों ने मास्क लगाने भी बंद कर दिया अनलॉकडाउन होने के बाद। और अगर ऐसा होगा तो फिर थर्ड वेव आने में 30 दिन का भी समय नहीं है। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। अभी जिस तरह अनलॉकडाउन में लोग पूरी तरह सड़कों पर भीड़ लगा के घूम रहे हैं और कई लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, वायरसेस को यही तो चाहिए। आप इसको मजाक मत समझिए। 30, 40, 50 दिन में हो सकेगा तो ये दुर्भाग्यवश अगर हुआ तो ये कर्व फिर से ऊपर उठेगा और फिर से सारे लॉकडाउन्स आ जाएंगे। तो हम ऐसा कब तक करते रहेंगे? अल्टीमेटली कोई भी हिंदुस्तानी अगर बिना 2 मास्क के सड़कों पे दिखे या बिना मिनिमम 1 मास्क के, भाई उस पर तो वहीं के वहीं फाइन होना चाहिए। लेकिन क्या हम ऐसा कर पाएंगे? दुनिया भर में, भारत में भी, दुनिया भर में भी ये एक मुद्दा है। और दूसरा कि ये सब नहीं होगा तो फिर ये अल्टीमेटली कॉमन कोल्ड जैसा हमारे ह्यूमन इकोसिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा बन के बैठा रहेगा। रैपिड जीनोम सीक्वेंसिंग इंसान के पास एक ऐसा हथियार है जो पहले नहीं था। म्यूटेशन ट्रैक होते हैं। दुर्भाग्यवश ये केवल रिट्रोस्पेक्टिव होते हैं। आने वाले कौन से म्यूटेशन है ये कोई भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता है ना। स्टिल वैक्सीन्स कैन बी इंप्रूव विद टाइम, इसलिए जीनोम सीक्वेंसिंग तो और बढ़ाओ। भारत के प्राइवेट लैब्स को भी साथ में लें। आज केवल इंसाकॉग के 10 लैब कर रहे हैं, उसे हम आगे बढ़ाएं, ऐसा हिंदू का कहना है। मजा आया आपको? इसकी समरी निकालिए दोस्तों। आपको क्या लगता है, थर्ड वेव या पोटेंशियल फोर्थ वेव की कोई संभावना बनती दिख रही है? बताइएगा। हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट जिन्होंने अच्छे अच्छे एग्जाम्स क्लियर की और हमारे सारी सर्विसेज की तरह सराहना की, उनके टेस्टिमोनियल्स आपके सामने हैं। आप इनको पढ़ें, मोटिवेशन लें, हमारे कोर्सेज में जुड़ें और अपना टेस्टिमोनियल भी हमारे साथ शेयर करें। आपको भी हम इसी तरह फीचर करेंगे। थैंक यू सो मच। आज का तीसरा एनालिसिस काफ़ी लंबा चौड़ा है। अमेरिका अफगानिस्तान में सारा गुड़ गोबर करके बोरिया बिस्तर समेट के भाग रहा है। स्टैनली जॉनी हमें बताएंगे। बहुत प्यारा मैंने आपको पॉइंट वाइज एनालिसिस निकाल दिया। इसके बेसिक पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। देखिए आज की तारीख में तालिबान और अफगान सरकार के बीच में कई महीनों से बातचीत ठंडे बस्ते में चली गई है। उसी समय जो बाइडन बोल रहे हैं कि मैं तो 11 सितंबर 2021 के पहले सब कुछ छोड़ के चला जाऊंगा, अफगानिस्तान गुड बाय, और ये होगा 20 साल बाद, 9/11 के 20 साल बाद। तालिबान इस समय जमीन पे ताकत बढ़ाते जा रहे हैं और आज अफगानिस्तान का 22% तालिबान के हाथ में, 28% केंद्र सरकार के हाथ में। 2001 से अमेरिका हमेशा बोलता रहा कि मैं तो तालिबान को जड़ से खत्म कर दूंगा। क्यों खत्म कर दूंगा? क्योंकि तालिबान ने ही अफगानिस्तान में अल कायदा को पनाह दी थी और अल कायदा ने अमेरिका में आके 9/11 किया। तो मैं अल कायदा को तो मारूंगा, ओसामा को तो मारूंगा, मैं तालिबान को भी जड़ से खत्म कर दूंगा। आप बात समझें। लेकिन वो स्ट्रेटेजी तो फेल हो गई। तालिबान तो सत्ता में आ रहा है और उसके अलावा छोटे छोटे टेरर नेटवर्क एशिया और अफ्रीका में फैल गए। अफगानिस्तान अपनी रेपुटेशन ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स को बचा के ले गया। ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर मतलब अफगानिस्तान में कोई भी बाहर का शासक जब भी आया तो साम्राज्यों की कब्रगाह में तब्दील हो गया। अमेरिका की 3 बड़ी मिस्टेक रही, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये फर्स्ट है, अमेरिका एंटर्ड, तो फर्स्ट मिस्टेक यहां है, सेकंड मिस्टेक यहां है, थर्ड मिस्टेक यहां है। अमेरिका की पहली गलती क्या थी? अमेरिका ये भूल गया कि अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर। ब्रिटिश लोगों ने 1839, 1842 में बहुत कोशिश की और उन्होंने सोचा कि रशिया जो है वाया अफगानिस्तान भारत पे किसी दिन हमला करे, उसके पहले अफगानिस्तान को अपना बना लो। तो उस पर हमला करके अपना शासक बिठा दिया अंग्रेजों ने। पश्तूनों ने सबको मार डाला। एक सोल्जर को जिंदा भारत वापस भेजा संदेश लेके और बाकी सबको जान से मार दिया।
अंग्रेज इतना डर गए कि उसके बाद अफगानिस्तान की तरफ देखा भी नहीं बहुत समय तक। यही कहानी 1979 में सोवियत संघ के साथ हुई, जो वहां की कम्युनिस्ट सरकार को बचाने के लिए घुसा, तो मुजाहिदीन लोगों ने इतना बुरी तरह से लड़ाई लड़ी, हार ही नहीं मानी कि अफगानिस्तान से सोवियतों को 89 में भागना पड़ा। लेकिन यहां पर बहुत खतरनाक बात यह है दोस्तों कि ये जो मुजाहिदीन थे, इनको लड़ने के लिए पैसा, धन दौलत और हथियार, गोला बारूद किसने दिया? अमेरिका ने, पाकिस्तान ने, सऊदी ने। और यही मुजाहिदीन आगे चल के अल कायदा और तालिबान में तब्दील हो गए। तो अब बोलिए आप कौन जिम्मेदार? 2001 में जब से अमेरिका ने हमला किया, अमेरिका की गलती ये रही कि सिर्फ अल कायदा को खत्म करने के बाद उसको वापस चला जाना चाहिए था। लेकिन उसने ये जो बोला, नियो कंजर्वेटिव ग्लोबलिज्म की अपनी नई नीति जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर की, कि मैं तो यहां लोकतंत्र स्थापित करके ही जाऊंगा, ये बहुत लंबा एक खेल होता है। और किसी दूसरे समाज में जहां लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हैं, बाहरी आदमी आके लोकतंत्र गोली बारूद के दम पे नहीं लगा सकता। ये गलती अमेरिका ने यहां कर दी और यही गलती इराक में भी की। इस सब का फायदा आज तालिबान को मिल रहा है। उस वक्त तालिबान सरेंडर करने को तैयार थे, अमेरिका ने माना नहीं। दूसरी बड़ी गलती ये की कि जैसे ही वहां तालिबान को सत्ता से हटाया, अमेरिका का ध्यान सद्दाम हुसैन पर आ गया। जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर जो है अपने पप्पा जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर के इनकम्प्लीट ड्रीम्स को कंप्लीट करने के चक्कर में इराक में घुस गए, सद्दाम हुसैन की रेजीम को टॉपल कर दिया और वहां भी डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की। ये जो 2-3 साल अमेरिका का फोकस हटा, तो वही समय था तालिबान वहां मजबूत हो गया और पाकिस्तान पूरे समय तालिबान को अपने यहां शरण देता रहा। अमेरिका इस बात को ही नहीं समझ पाया कि पाकिस्तान डबल गेम खेल गया, और वो तो खेल ही गया, इसीलिए तालिबान जिंदा भी बच गया। तो तालिबान इस दौरान मजबूत हुआ जब अमेरिका इराक में इस्लामिक स्टेट ऑफ इरान इराक को खत्म करने में लगा था, इराक एंड सीरिया। तीसरी बड़ी गलती ये हुई कि आज जो बाइडन बोल रहे हैं कि मेरा फोकस तो केवल चाइना और क्लाइमेट चेंज है, मुझे अफगानिस्तान में अपनी रुकना, ये बात वो दूसरे ढंग से भी कह सकते थे। तालिबान अभी भी पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा करके नहीं बैठा है। तो अगर आज की तारीख में जो बाइडन ये बोलते कि चलो टेबल पर आओ नहीं तो तुम सबको उड़ा दूंगा, तो वो एक बार टेबल पर आके शांति वार्ता करते। लेकिन अब तो ऐसा है कि पीठ दिखा के निकल रहे हैं। और ये गलती शुरू हुई डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले तालिबान से बातचीत शुरू की अफगान सरकार को दूर रख के। ये तो होना ही नहीं चाहिए था। आज अफगान सेना में 2 लाख ट्रूप्स हैं और अभी भी बचाया जा सकता है। लेकिन अब इस तरह अमेरिका चला जाएगा तो तालिबान को कोई रोक नहीं पाएगा, और ये पूरे साउथ एशिया के लिए, सेंट्रल एशिया के लिए बहुत बड़ी खबर है। समझ में आ गया दोस्तों? इसकी समरी आप भी निकालिए। आई होप आपको मजा आ रहा है। आज की हमारी जो चौथी खबर है, आने से पहले आपको याद दिलाने, हमारे करंट अफेयर बूस्टर प्रीमियम और पावर ऑफ 10 बहुत शानदार कोर्सेस हैं, जरूर एनरोल कीजिएगा। इन पे एनरोल करने के लिए ये लिंक्स हैं, आप चाहें तो यूट्यूब पर ही जो ज्वाइन का बटन इसी वीडियो के नीचे यूज करें। एक महीने के आप पैकेजेस लें, एक बार ट्राई करके देखें, आपको इतना मजा आएगा कि आप हमारे साथ सालों तक जुड़ जाएंगे। हमारी साइट पर आके भी आप एनरोल कर सकते हैं। आज का चौथा एडिट हमारा है ओपन अप दी ओपेक इलेक्टोरल बॉन्ड्स। भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं बीजेपी लेकर आई, उसको लेके एक बहुत लंबा चौड़ा एडिट आया। मैं इसकी बिल्कुल क्विक समरी आपको बताऊंगा, बाकी मैंने समरी सामने तो लिखी दी है। देखिए, हुआ क्या था कि 2014 में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को बोला कि तुम लोगों ने जो फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट 1976 से उसका पूरा हनन किया, दोनों पार्टियों ने, क्योंकि तुमने विदेशियों से चंदा लिया है। और फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट में तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में, सॉरी करेंसी नहीं कॉन्ट्रीब्यूशन में, तो ये अलाउड ही नहीं होता है। तो तुमने ये कैसा किया? ये तो पूरा इलीगल है। तुमने वेदांता जैसी कंपनियों से विदेशियों से चंदा कैसे ले लिया? अब दोनों के दोनों फंस गए, कांग्रेस और बीजेपी। तो दोनों ने क्या किया? 2018 और 2016 में पार्लियामेंट में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को ही बदल दिया और यह बोला कि भैया रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, भूतलक्षी प्रभाव से ये सारे इलीगल कंट्रीब्यूशन लीगल किए जाते हैं। भैया यही तो सरकार है, सरकार का काम है सरकाते रहना, सच को झूठ और झूठ को सच बनाना। लेकिन वहां तक भी बात ठीक थी। जो सबसे डेंजरस काम हुआ, इसकी आड़ में इलेक्टोरल बॉन्ड को लॉन्च कर दिया। यह काम किया था स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी ने। इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने कॉरपोरेट्स और फॉरेन के चंदा देने वालों के लिए पूरी तरह से एनोनिमस आइडेंटिटी छुपी रहती है, ऐसा रास्ता खोल दिया। इसके विरोध में एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लाई, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट उसके मर्म को नहीं पकड़ पाया कि इस नए कानून से देश के लोकतंत्र पर कैसा खतरा है। ऐसा इन दोनों ऑथर्स का कहना है। ये कहते हैं
कि आज स्थिति यह है कि इस कानून में घाटा बनाने वाली कंपनी भी डोनेशन दे सकती है, पहले ऐसा नहीं था। और विदेशी फर्में भी भारत में अपना सब्सिडरी खोल के केवल चंदा देने का काम कर सकती हैं। तो अगर ऐसा होगा तो भारत की पूरी सरकार कॉर्पोरेट के नियंत्रण में आ जाएगी, और ऐसा नहीं होना चाहिए ना। 1 पर्सन 1 वोट की ताकत खत्म हो जाएगी। तो एक और जेटली जी ने 20,000 का कैश डोनेशन घटा के 2,000 किया और पैरेलल में एनोनिमस फंडिंग चालू करवा दी, तो फिर तो दिक्कत ही हो गई। आज की तारीख में भारत में केवल एक आदमी है जिसको एग्जैक्टली पता है किसने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड किसके नाम पे खरीदे, और वो एक आदमी है केंद्र सरकार, क्योंकि एसबीआई उसके कंट्रोल में है। न इलेक्शन कमीशन, न पार्लियामेंट, न सुप्रीम कोर्ट, न एनजीओस, किसी को नहीं पता है कि किसने किसके नाम पे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। तो यही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसको लेके सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई तुम इतना ज्यादा क्यों भड़क रहे हो, आरटीआई लगाओ और पता कर लो। तो ये दोनों ऑथर कहते हैं कि सर ये इतना आसान नहीं है। भारत में 25 लाख कंपनियां और फर्में काम कर रही हैं। इन 25 लाख कंपनियों और फर्मों में, फर्मों को तो अपना एनुअल रिपोर्ट भी नहीं छापनी पड़ती है, कंपनियों को छापनी पड़ती है। उसमें भी कानून को ऐसा बदल दिया गया है कि इंडिविजुअल इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देना जरूरी नहीं है। तो एक आम नागरिक क्या 25 लाख जगह आरटीआई लगाता बैठेगा? क्या करेगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये काम इलेक्शन कमीशन का है और पार्टियों का है और एसबीआई का। ये काम नागरिकों से मत करवाओ। और अगर ऐसा रहेगा तो धीरे धीरे हमारे लोकतंत्र में कॉर्पोरेट ताकत, ह्यूज मनी फ्लोइंग फ्रॉम कॉर्पोरेट टू पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिसी मेकिंग पर कंट्रोल कर लेगी। और इससे भारत का यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज 1 वोटर 1 वोट पूरी तरह से नलीफाई हो जाएगा। ये ठीक नहीं है। अभी तक भारत में केवल एक पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसने ट्रांसपेरेंटली बता दिया कि उसको किस इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना पैसा आया। बाकी की सारी पार्टियां एकदम चुप बैठी हैं। तो ये सिचुएशन बदलनी चाहिए। आगे समझ में समराइज कर दीजिए। अमेरिका ने बहुत बड़ा एक स्टेप लेते हुए प्यारे दोस्तों ये बोला है कि अमेरिका में डोमेस्टिक टेररिज्म फैल चुका है। व्हाइट सुप्रीमसी, श्वेत लोगों का अपना नस्लीय प्रभुत्व बनाना, और हम अब इसको नेशनल स्ट्रेटजी के तहत कंट्रोल करेंगे। हमारा डोमेस्टिक वायलेंस हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। रेशियली एंड एथनिकली मोटिवेटेड वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट को रोकना पड़ेगा। देखिए, अमेरिका खुद बेसिकली व्हाइट लोगों ने स्थापित किया, मॉडर्न अमेरिका, और व्हाइट रेस सुपीरियोरिटी आ गया है। ये लीथल है अमेरिका के लिए। ये खुद जो बाइडेन बोल रहे हैं, तो ये तो एक बहुत ही प्रोग्रेसिव और बहुत ही फ्यूचर लुकिंग स्टेप है, फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप है। तो जो बाइडेन की सरकार बोल रही है कि हम लोग 4 चीजों पे फोकस करेंगे, प्रिवेंशन करना है, इंटरप्शन करना है, डिजुएशन करना है, और लॉन्ग टर्म इनेबलर्स को खत्म करना है। लॉन्ग टर्म में श्वेत चमड़ी का आतंकवाद, व्हाइट रेस सुप्रीमसी आतंकवाद कैसे आता है? इनइक्वालिटी, रेसिज्म, गन्स, और हम इस सबको रोकेंगे। बहुत बड़ी बात है। अमेरिका कहता है, न्यूजीलैंड में जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद क्राइस्टचर्च कॉल आया था कि दुनिया भर में जो ऑनलाइन एक्सट्रीमिज्म फैला रहे हैं हर देश के लोकल टेररिस्ट, उनसे लड़ो, और अमेरिका ने कदम ले लिया। ये एक बड़ी खबर इसलिए दोस्तों क्योंकि इसका असर दुनिया के सारे देशों पे आएगा। आप बस अब देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। क्योंकि अब क्या होगा, दुनिया की सारी सरकारों पर अमेरिका दबाव बनाएगा कि तुम सब क्राइस्टचर्च कॉल पे सिग्नेचर करो। क्राइस्ट चर्च कॉल, समझ में आ गया? याद रखना। और जाते जाते आज की आखिरी खबर, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रायट्स हुए थे 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में थे, उसमें जिन स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया था टेररिज्म कानून के तहत, उन सभी को बेल दे दी है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि टेररिस्ट एक्ट और टेररिज्म आप इतना कैजुअली नॉर्मल नागरिकों पे लगाते जा रहे हो। दिल्ली पुलिस को बोला ऐसा मत करो, ये बहुत गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये बात पहले कह चुका है कि एवरी टेररिस्ट एक्ट may be done by a criminal, every terrorist may be a criminal, but every criminal is not a terrorist। और ऐसा करके आप टेररिज्म को ही ट्रिवियलाइज कर देते हैं, और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यूएपीए में टेररिज्म और टेरर को तो आपने अभी तक परिभाषित भी नहीं किया है, लेकिन उसकी धारा 15 का इस्तेमाल आप इनके ऊपर कर रहे हैं। उसके अंदर जो धाराएं, जो बहुत ही खतरनाक धाराएं हैं, कड़ी धाराएं हैं, 15, 17, 18 यूपीए की, यूएपीए का जो एकमात्र आज एंटी टेरर कानून है भारत में, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का, आप इनको नॉर्मल नागरिकों पे मत लगाइए। क्योंकि क्या होता है, जब आप नॉर्मल नागरिकों पर लगाते हैं तो आप टेररिज्म को ही ट्रिवियलाइज कर देते हैं। आपको समझ में आया प्यारे दोस्तों? फाइनली दिल्ली हाईकोर्ट ने एक टेक्निकल पॉइंट बहुत अच्छा बोला कि जितने भी इस तरह के दंडात्मक कानून होते हैं उनमें कानून की धाराओं का बहुत नैरो विश्लेषण जरूरी है, क्योंकि अगर उसको ब्रॉड बेस तरीके से लगाएंगे तो हर आदमी टेररिस्ट दिखेगा, और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो हम इन्हें बेल देते हैं, और नॉर्मल नागरिकों पे जो डिसेंट कर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं,
उनको आप आतंकवादी का लेबल मत लगाइए। ये बहुत बड़ा डिसीजन आया है, दिल्ली पुलिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। तो ये था आज का हमारा सेशन। हमारे साथ आप 6 जुलाई को जुड़ जाइएगा एसएनटी क्रैकर कॉम्बो में, और 8 जुलाई से इकोनॉमी क्रैकर कॉम्बो में। बहुत प्यारे कोर्सेस हैं। इंक्वायरी फॉर्म भरें, टीम से बात करें, फोन नंबर स्क्रीन पर है, पूरी जानकारी लें। इन कोर्सेज को मिस मत करना, आपको मजा आ जाएगा इन कोर्सेज में। इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, कल आपसे फिर भेंट करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।